नमस्कार सभी विद्यार्थीगण। पिछली क्लास में हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत इकाई पहली शिक्षण आवृत्ति का एक लास्ट चैप्टर है। मैंने बताया था इवेल्युएशन, इंग्लिश में मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इवेल्युएशन। उसके अंदर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था मूल्यांकन इसमें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इवेल्युएशन का परिचय और इवेल्युएशन की विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम उसी के आगे बढ़ते हुए देखेंगे सबसे पहले मूल्यांकन तकनीकें। कौन कौन सी मूल्यांकन तकनीकी हैं, उनमें कौन कौन सी विधियां हैं इन तकनीकों के अंतर्गत, और मूल्यांकन के अलग अलग प्रकार जो हैं, टाइप्स, वो भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास में लगातार बने रहना है। और क्लास देखने के बाद मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ, हालांकि बाद में बोलने वाला कथन है। क्लास के का अनुभव आप कमेंट में जरूर लिखिए। क्लास का अनुभव आपका कैसा रहा, क्लास आप देखा आपने क्लास में, तो जो भी टॉपिक्स क्लास में आपने देखा, तो उसमें कौन सी चीज़ आपको समझ में आई। अगर समझ में नहीं आई तो वो भी लिखिए, समझ में आया तो लिखिए। क्लास अच्छी रही या फिर कुछ कमियां रही, जो भी है, क्लास का अनुभव जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और आपके पास बुक होगी, पेपर वन की जो भी बुक है, उसको आप पढ़ते रहिए और उससे क्वेश्चन जरूर करते रहिए। भले ही आप पढ़ेंगे नहीं, तो जैसे अगर आप क्लास देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हो सकता है आप, अगर आप उसकी थ्योरी ना पढ़ें तो भी उतनी समस्या नहीं, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि उतने क्वेश्चन एक क्लास में हो नहीं पाएंगे। क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, PYQ, तो लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बुक में अगर दिए तो बुक में करिए, वो ज़रूरी है और बहुत लाभदायक है। क्लास में मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इससे आपको नोट्स बनाइए, और जो क्वेश्चन कराऊंगा PYQ वो करिए। और आपके पास PYQ बुक होगी, पिछले वर्षों के हाल प्रश्न पत्र वाली, पेपर वन की, यूथ कंपटीशन की या फिर दूसरे प्रकाशन की, तो उससे आप खुद करिए, और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो देखना ही है। यानी कुल मिला के किसी भी प्रकार आपको पहली बार में एग्जाम निकालना है, इसके लिए जो जितना बता जाऊँ केवल उतना ही करते जाइए, आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं मूल्यांकन तकनीकें। मूल्यांकन तकनीक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेल्युएशन टेक्निक्स। इसके अंतर्गत हम के कौन कौन सी विधियाँ और इन तकनीकों में क्या क्या ध्यान देना है, हम कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मूल्यांकन होता है, कोई भी मूल्यांकन तकनीकी, कोई भी विधि हो, कोई भी प्रकार हो, उसका उद्देश्य क्या होता है। एक सामान्य उद्देश्य होता है, क्या कुछ सामान्य उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। कोई भी मूल्यांकन विधि हो, उसका होता है छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करें। ऐसा मूल्यांकन, यानी कोई मूल्यांकन विधि हो, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक जरूरी उद्देश्य होता है किसी मूल्यांकन विधि का, उसका ये होता है कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। वांछित परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जो हम चाहते हैं, या फिर जो परिवर्तन शिक्षक चाहता है, जिस परिवर्तन की जरूरत है, जो परिवर्तन उसके लिए लाभदायक, ऐसा परिवर्तन करने में सहायता करे, वो वैसी मूल्यांकन विधि को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं मूल्यांकन तकनीकों में कौन कौन सी विधियां हैं। मूल्यांकन तकनीकी जो है दो प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग विधियां होती हैं। अगर मोटे तौर पर देखें समझने के लिए, तो पहले जो मूल्यांकन तकनीकी है वो है परिमाणात्मक तकनीकें। ये एक प्रकार की मूल्यांकन तकनीकें हैं। अगर हम दो तकनीकों में बांट कर मूल्यांकन को देखते हैं, तो एक तकनीक क्या मूल्यांकन की, एक तकनीक है मूल्यांकन की परिमाणात्मक तकनीकें, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये परिमाणात्मक तकनीकों के अंतर्गत कौन कौन सी मूल्यांकन विधियां या मूल्यांकन करने के तरीके कौन कौन से आते हैं इसमें, परिमाणात्मक तकनीकों में। उसमें सिंपल है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा समझने के लिए। सबसे पहले आप शब्द देखिए, यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है। शब्द लिखा हुआ है परिमाणात्मक। परिमाणात्मक इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि ये जो परिमाण परिमाणात्मक तकनीकों के अंतर्गत जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, इसमें शिक्षण नहीं, मूल्यांकन विधियाँ, क्योंकि मूल्यांकन पढ़ रहे हैं ना, एवेल्युएशन।
तो इसके अंतर्गत जो इवेल्युएशन मेथड्स या तरीके होते हैं इवेल्युएशन करने के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंतर्गत, वो परिमाण यानी कि मात्रा यानी कि मात्रात्मक चीज़ों पर, फैक्चुअल चीज़ों पर, इन पर बल देते हैं। यानी कि वो गुणवत्ता नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, मात्रा देखते हैं, फैक्ट देखते हैं। क्वांटिटी माने क्या होता है, क्वांटिटी माने होता है मात्रा, वही परिमाण देखते हैं ये, यानी कि मात्रात्मक पहलुओं पर ये गौर करते हैं। कौन सी तकनीक है, परिमाणात्मक तकनीक है। और इसमें इसमें कौन कौन सी चीज तरीके आते हैं परिमाणात्मक तकनीकों में आते हैं। लिखित परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा में क्या होता है, लिखित परीक्षा में कितने नंबर आए ये देखा जाता है, ये हो गया लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा ये भी परिमाणात्मक तकनीकों में आती है, मौखिक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल जो कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर मूल्यांकन किया जा रहा है प्रैक्टिकल टेस्ट के माध्यम से, तो वो भी परिमाणात्मक तकनीकों में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर गुणों पर बल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मात्रात्मक पहलुओं पर बल दिया जा रहा है इन चीज़ों में। जैसे कि लिखित परीक्षा हो गई, मौखिक परीक्षा हो गई, प्रयोगात्मक परीक्षा हो गई, ये सब क्या है, ये सब मूल्यांकन करने की परिमाणात्मक तकनीकों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये तो अगर परिमाणात्मक तकनीकें मूल्यांकन की तकनीकों के अंतर्गत, इवेल्युएशन टेक्निक्स के अंतर्गत। अब दूसरा क्या है, दूसरा है अगली तकनीक है गुणात्मक तकनीकें, यानी गुणात्मक तकनीक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि ये गुणों पर यानी गुणात्मक पहलुओं पर बल देता है। गुणात्मक तकनीकें जो होती हैं ये मूल्यांकन के गुणात्मक पहलुओं पर बल देती हैं। ये किस पर फोकस करती हैं, गुणात्मक पहलुओं पर फोकस करती हैं। और जब गुणात्मक पहलुओं पर फोकस करेंगी तो इसके अंतर्गत जो मूल्यांकन की विधियाँ होंगी वो कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। इसमें से एक मूल्यांकन की विधि है अवलोकन, लिखा हुआ है। एक मूल्यांकन की विधि अवलोकन और साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अवलोकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, और साक्षात्कार को बोलते हैं इंटरव्यू। तो जो अवलोकन और साक्षात्कार होता है ये क्या होता है, ये मात्रात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता, यानी मात्रा तो ध्यान देता है लेकिन मात्रात्मक पहलुओं पर बल नहीं देता। यानी फोकस जो है अवलोकन और साक्षात्कार के अंतर्गत अगर मूल्यांकन इसके माध्यम से किया जा रहा है, इन दोनों के माध्यम से, तो मूल्यांकन के दौरान मात्रात्मक पहलुओं पर बल न देकर गुणात्मक पहलुओं पर बल दिया जाता है, इसलिए ये जो गुणात्मक तकनीकों के अंतर्गत आएगा। और अवलोकन क्या होता है पहले बता चुका हूँ। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू क्या होता है ये सबको पता है, सामान्य शब्द एक जाना पहचाना हुआ साक्षात्कार। और एक अगली गुणात्मक तकनीकों में आती है जांच सूची, जिसको जांच सूची को इंग्लिश बोलते हैं चेकलिस्ट। जांच सूची में क्या होता है, जांच सूची में कोई एक छात्र है, यानी कि कोई एक छात्र का मतलब यहाँ पर छात्र बाई छात्र अलग अलग सबकी जांच सूची बनाई जाती है। तो जो कक्षा अध्यापक है उसने एक जांच सूची बनाई, उस जांच सूची में सभी पॉइंट नोट किए। सभी पॉइंट का मतलब उस विद्यार्थी के बारे में, उसके व्यवहार कैसा है, उसकी शैक्षिक प्रदर्शन कैसा है, यानी कि उसके पढ़ाई में स्तर क्या है, उसका अपने दोस्तों के प्रति कैसे व्यवहार है, यानी कि उसके कितने दोस्त हैं, कम दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त हैं, उसका शिक्षकों के प्रति कैसा व्यवहार है, उसकी याद करने की क्षमता यानी कि उसका मेमोरी पावर ये सब कैसा है, उसकी राइटिंग यानी कि नोटबुक में लिख रहा है तो उसका लेखन कौशल जो है ये कैसा है। ऐसे ही उस छात्र के बारे में सभी चीज़ें, यानी कि चेक लिस्ट में एक विद्यार्थी से संबंधित सभी चीज़ें, उसका मतलब जो पढ़ाई संबंधी चीज़ें हैं और अन्य चीज़ें जो उसके अध्ययन को, उसके अधिगम को प्रभावित करती है, वो सभी चीज़ें एक पेज पे लिखी जाएंगी, यानी कि वो लिस्ट हो गई। और उसमें फिर देखा जाएगा कि उस विद्यार्थी के अंतर्गत कौन से गुण हैं, कौन से गुण नहीं, यानी कि ये सब चीज़ें लिखी गई किसी विद्यार्थी से संबंधित। उसका शैक्षिक प्रदर्शन कैसा है, उसका अलग अलग परिस्थितियों के संदर्भ में, अलग अलग लोगों के संदर्भ में कैसा व्यवहार है, वह अंतर्मुखी है बहिर्मुखी है, यानी कि
उसके सोचने का तरीका क्या है, कि इन सब चीज़ों की लिस्ट बनाई गई और उसमें देखेंगे किसी एक विद्यार्थी को खड़ा किया गया या फिर किसी एक विद्यार्थी के बारे में उन सभी जो जो लिस्ट बनाई गई सभी चीज़ों की, सभी बिंदुओं की, उनको देखा जाएगा उस विद्यार्थी के संदर्भ में। इसके अंदर ये जो विद्यार्थी है, इसमें ये जो लिस्ट इससे कितनी चीज़ें उससे मैच कर रही हैं, कितनी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। ऐसे ही सभी विद्यार्थियों का एक एक करके तो उस लिस्ट में देखा जाएगा कि इस विद्यार्थी के अंतर्गत ये लिस्ट बनाई है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो ये होता है जांच-सूची, चेकलिस्ट। यानी कि इसमें विद्यार्थी से संबंधित कई चीज़ों को लिखा जाता है और इसमें देखा जाता है कि इन चीज़ों में से इस विद्यार्थी से कौन सी चीज़ें यानी कौन से पहलू संबंध रखते हैं और कौन से पहलू या उसके व्यवहार या आदत इससे संबंध नहीं रखते हैं। तो ये सब उसमें जांच सूची चेकलिस्ट में देखा जाता है। ये क्या हुआ, ये कोई मात्रात्मक नहीं है, ये भी गुणात्मक है, क्योंकि ये भी गुणात्मक पहलुओं पर बल देती है। चेकलिस्ट जो गुणात्मक पहलुओं पर बल देता है, जैसे कि उसका सोचने समझने का तरीका क्या है, जो कोई फैक्चुअल जानकारी थोड़ी है, ये तो क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल है। विद्यार्थी के गुणों पर बल दे रहा है और उसका छात्रों के प्रति कैसे व्यवहार है, वह पढ़ाई में अच्छा है कि उसका प्रदर्शन खराब है, कितना अच्छा कितना खराब है। तो यहाँ कोई फैक्ट नहीं है निश्चित, यहाँ पर गुणात्मक पहलू यानी कि कोई निश्चित फैक्ट ना होकर यहाँ पर गुणात्मक पहलुओं के अंतर्गत ही मूल्यांकन किया जा रहा है जांच सूची में। तो इस वजह से जो जांच सूची हो गई ये गुणात्मक तकनीकों के अंतर्गत आ गई। एक और क्या कहते हैं गुणात्मक तकनीकों के अंतर्गत मूल्यांकन का तरीका है, उसको बोलते हैं संचित रिकॉर्ड। संचित रिकॉर्ड है, संचित रिकॉर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है संचित रिकॉर्ड में, इसमें छात्र रिकॉर्ड डायरी उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, छात्र रिकॉर्ड डायरी। इसमें होता क्या संचित रिकॉर्ड में, संचित रिकॉर्ड में जो होता है, एक विद्यार्थी अपने पूरे समय में जितने समय स्कूल से रहा, अगर कोई एक कक्षा है तो अगर मान लो उस कक्षा में ले लेगा, उस कक्षा में पूरे वर्ष भर उसका व्यवहार कैसा रहा, उसके व्यवहार के अंतर्गत उसकी परीक्षाएं जो समय पर टेस्ट होते रहते हैं, उसमें डेली टेस्ट भी आ जाएंगे, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली, सभी टेस्ट जैसे भी टेस्ट हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इसके अलावा मतलब उसको शिक्षा में प्रदर्शन हुआ, परीक्षाओं में जो हमने देखा कि जो उसका कैसे स्थिति रही, उसका प्रदर्शन कैसा रहा परीक्षाओं में, दिए होगा शिक्षा से संबंधित प्रदर्शन। इसके अलावा वह कितने दिन उपस्थित रहा क्लास में, कितने दिन अनुपस्थित रहा, उसके व्यवहार में, उसका यहाँ पर संचित रिकॉर्ड में जो छात्र संबंधित सभी जानकारी रखी जाती है। उसके व्यवहार में कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए उसको दंडित किया गया, कौन सी चीज़ें हैं व्यवहार में उसको जिसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया। यानी यहाँ पर एक छात्र, ये सब स्कूलों में नहीं बनाया जाता, ये जो संचित रिकॉर्ड होता है, ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, महंगे प्राइवेट स्कूल होते हैं या फिर कई अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में ये सुविधा रहती है, कम्युलेटरी रिकॉर्ड है, संचित रिकॉर्ड है। इसमें जो छात्रों को डायरी दी जाती है और उस डायरी में उस छात्र से की गतिविधियों से संबंधित सभी चीज़ें नोट की जाती हैं। जैसे उसको डेली होमवर्क दिया जाता है तो उस डायरी में उसको होमवर्क नोट करने की भी जगह दी रहती है, उसको नोट करना होता है। और उसने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया ये भी लिखा जाता है। जो क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, वो भी लिखते हैं उसमें कि उसने किस दिन होमवर्क कंप्लीट किया, किस दिन नहीं किया, डे बाय डे चेक करते हैं और लिखते हैं। और उसको कैसे नंबर मिले, उसको कोई पनिशमेंट दिया गया या फिर उसमें कोई समस्या है तो उसको सुधार किया गया, तो वो भी नोट हो गई। यानी कि छात्र संबंधित, छात्र की पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो एक डायरी रहेगी हर स्टूडेंट की अलग अलग, उसमें सभी चीज़ें नोट की जाती रहेंगी समय समय पर। परीक्षाओं से संबंधित ही जब एग्जाम होंगे तो उसका भी रिजल्ट क्या रहा वो भी नोट किया जाएगा। तो ये कि इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार एक छात्र का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पर संचित रिकॉर्ड का मतलब क्या, पूरा एक छात्र का पूरा संचित रिकॉर्ड, यानी कि उसके बारे में सभी जानकारियों का संग्रह। यहाँ पर संचित रिकॉर्ड का मतलब एक छात्र की सभी जानकारियों का संग्रह, इस पर ये बन जाता है कि इसमें संचित रिकॉर्ड में। तो वही है संचित रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया जो मैंने बता दिया। और उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया छात्र रिकॉर्ड डायरी, यानी कि इसमें एक डायरी होती है जिसमें छात्र संबंधित सभी चीज़ों को लिखा जाता है और इससे छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी
जो संचित रिकॉर्ड हो गया, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ये भी एक गुणात्मक तकनीकी हो गई। किसकी गुणात्मक तकनीकी? मूल्यांकन करने की एक गुणात्मक तकनीकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मूल्यांकन की तकनीकी हो गई। परिमाणात्मक तकनीक, गुणात्मक तकनीक। अब हम देखेंगे निष्पादन आधारित मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन नहीं, यहाँ पर असेसमेंट है। असेसमेंट क्या है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, अलग अलग शब्दावली में अंतर, मूल्य आकलन और मूल्यांकन, इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि सामान्य दृष्टि से देखने पर, सुनने पर ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर किसी को नहीं पता तो आप मूल्यांकन की जो पहली क्लास है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब निष्पादन आधारित आकलन, इसके बारे में क्या सुझाव दिया गया है और क्या सुधार करना चाहिए, ये सब इस यहाँ पर बताया गया है। निष्पादन आधारित मूल्यांकन, इसमें हम देखेंगे कि एनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2006 में आया था। ये एक एनसीईआरटी के द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया था, यानी शिक्षा जो तकनीकें हैं, शिक्षण विधियां हैं, छात्रों को सही प्रकार से किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाए, यानी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है सही प्रकार से किस प्रकार संचालित की जाए, इस बारे में सुझाव देने के लिए 2006 में कार्यबल गठित किया गया था, जिसने एक पूरा खाका या फिर कहें कि संरचना, पढ़ाने के बारे में, टीचिंग मेथड्स और अलग अलग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित चीज़ों के बारे में एक पूरा खाका बना के दिया, जिसका नाम था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनसीएफ, 2006 में आया ये। तो इसमें कई प्रकार की सुझाव या प्रस्तावित किए गए थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर कई, और इसके अंदर का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो मूल्यांकन इसमें शामिल होगा ही, यानी कि मूल्यांकन संबंधित भी इसमें कई प्रकार के सुझाव जो है इसमें प्रस्तावित किए गए थे। तो वही यहाँ पर है कि निष्पादन आधारित मूल्यांकन, इसके बारे में क्या सुझाव दिया गया, ये यहीं पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एनसीएफ 2006 से संबंधित राष्ट्रीय फोकस समूह, यानी कि जो इसमें जो कार्यबल गठित किया गया था, विशेषज्ञों का जो कार्यबल गठित किया गया था, वहाँ उसके लिए ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय फोकस समूह। इसने निष्पादन आधारित आकलन पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है आकलन, और निष्पादन आधारित आकलन यानी कि इंग्लिश में इसको वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सेसमेंट है। जैसे कि नाम है उसे संबंध समझ सकते हैं, इसके नाम से परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि विद्यार्थी का प्रदर्शन है, उसका परफॉर्मेंस है परीक्षाओं में या मूल्यांकन के अलग अलग जो तरीके हैं, मूल्यांकन में किसी छात्र का प्रदर्शन किस प्रकार रहा, उसका कक्षा में प्रदर्शन किस प्रकार रहा, उसकी जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया हो उसमें उसका प्रदर्शन किस प्रकार रहा। तो ये जो प्रदर्शन का मूल्यांकन या प्रदर्शन को जांचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, इस संबंधित यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय फोकस समूह ने निष्पादन आधारित आकलन, यानी कि उसके प्रदर्शन से संबंधित प्रदर्शन पर आधारित करते हुए जब आकलन किया जाता है किसी छात्र का, तो उसके बारे में यहाँ पर सुझाव दिया गया है। और कौन कौन से सुझाव में यहाँ पर आपको देखना, और हम यहाँ पर पढ़ गए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम कुछ भी जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। निष्पादन आधारित जो आकलन होता है, ये तो निष्पादन आधारित आकलन क्या होता है, आकलन क्या होता है पहले बता दो। निष्पादन आधारित, जैसे कि इसका नाम है परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि छात्र का प्रदर्शन कैसे रहा उसी को हम आधार मान के या फिर उसी पर फोकस करते हुए यहाँ पर आकलन किया जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पर इसमें पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया कि निष्पादन आधारित आकलन क्या होता है, लेकिन जो यहाँ पर सुझाव दिए हैं, यहाँ पर नीचे लिखे हुए सुझाव अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो सुझाव दिए हुए हैं, इनसे संबंधित आपको प्रश्न विकल्प मिल सकते हैं, यानी जो अलग अलग प्रश्न रहेंगे, ये यूनिट 1 संबंधित प्रश्न, और पहली यूनिट के अलावा जो दूसरी इकाई यहाँ उनमें जो प्रश्न बनेंगे, तो वहाँ पर भी जो सुझाव दिए हैं इस संबंधित जो विकल्प में इनसे संबंधित चीज़ें आ सकती थी। जैसे आप पहले पढ़े रहेंगे कि निष्पादन आधारित मूल्यांकन में कौन कौन सुझाव दिए गए थे, तो आपको ये याद रहेगा। तो जब आप वो विकल्प पढ़ेंगे, भले ही ये डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में
जो विकल्प रहेंगे इससे संबंधित, इन सुझावों से संबंधित जो विकल्पों में कोई जानकारी दी रहेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है गलत है, कौन सही है। तो इसके लिए आपको पढ़ना, कुल मिला के इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट आते हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं वो सीधे सीधे नहीं आते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आ जाएंगे तो फिर तो बहुत आसान पेपर हो जाएगा ना। सभी लोग पहली बार में थोड़ा सा पढ़ के पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो है नहीं। अगर जो बहुत अच्छी तरीके से 6 महीने मेहनत करते तभी पास कर पाते हैं। ये 6 महीने में नहीं, 2 महीने 3 महीने में भी लोग पास कर लेते हैं। मैंने तो 2 महीने किया था। लेकिन उसके लिए यह है कि मतलब बहुत गहराई से समझ के पढ़ना पड़ता है। तो वही है, आपको हर सभी चीज़ें बहुत गहराई से समझ के पढ़ना है, ताकि ये नहीं सोचना है कि इसे डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा ही आएगा। पहली इकाई में जो हम पढ़ रहे हैं वो उससे संबंधित चीज़ें, उससे संबंधित प्रश्न इनडायरेक्टली विकल्पों के रूप में किसी दूसरी इकाई के प्रश्नों में रख देंगे। लेकिन प्रश्न बना और उसमें जो हमने जानकारी, जो हमने फैक्ट और जो परिभाषाएं सब ये सब चीज़ें पढ़ी हैं पहली इकाई में, और वो जाके 9वीं इकाई के प्रश्न के विकल्प में उससे संबंधित कोई सेंटेंस मिल गया। और अगर हमने पढ़ा होगा इसके बारे में, भले किसी भी इकाई में पढ़ा हो, किसी भी चैप्टर में पढ़ा हो, अगर हमने पढ़ा तो हमको पता रहेगा कि तो हमने पढ़ा था, तो ये सही है लिखा, ये गलत लिखा है। अगर आप ये छोड़ देंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे कौन से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, तो ठीक छोड़ देंगे तो वहाँ जब मिलेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं। इस वजह से सभी चीज़ें ध्यान से पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही कम किताबों में तो बहुत ज़्यादा दिया, मैं बहुत छाँट छाँट पढ़ाता हूँ, जिससे प्रश्न बनने की संभावना है। जो प्रश्न में कहीं ना कहीं से घूम फिर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ सकता है, वही पढ़ाता हूँ। जो जिसके आने की संभावना नहीं, वो मैं लाता ही नहीं अपनी क्लास में। ओके, कौन कौन से सुझाव दिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, और फिर ये मैं यही बताऊंगा इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। इसमें जो सुझाव दिए कुछ महत्वपूर्ण, उसमें एक सुझाव ये है कि आकलन के लिए विविध विविध विधियों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जब आकलन कर रहे हैं मूल्यांकन के अंतर्गत किसी छात्र का, छात्रों का, विद्यार्थियों का, तो वहाँ पर किसी एक विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ पर विधियों की संख्या कई होनी चाहिए। यानी कि कोई छात्र है, सभी छात्रों का दिमाग एक जैसे तो होता नहीं, तब एक जैसा होगा नहीं, तो जो आकलन की विधियाँ रहेंगी किसी एक विधि के लिए सभी छात्र अनुकूल थोड़ी रहेंगे। कोई एक विधि कुछ छात्र उसके अनुकूल है, यानी कि कुछ छात्रों के लिए वो सुविधाजनक है, वो आकलन की विधि है। कुछ छात्रों के सुविधाजनक नहीं है, और जिन छात्रों के लिए सुविधाजनक नहीं है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, वो अच्छी तरीके से खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। और जब खुद को अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उस प्रकार के आकलन में, तो उनका जो स्कोर कम हो जाएगा। यानी कि उनको माना जाएगा कि इनका जो शिक्षा का स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है, बल्कि ये तो गलत आकलन हुआ। हो सकता है शिक्षा का स्तर उनका बेहतर हो, लेकिन जो आकलन की विधि है उसमें समस्या है। तो इसके लिए कोई किसी एक विधि से लिखित परीक्षा है, क्यों कई कुछ छात्र होते हैं लिखित परीक्षा में उनके नंबर कम आते हैं, वहीं प्रैक्टिकल में उनका नंबर जो प्रदर्शन रहता है बहुत बढ़िया रहता है। मौखिक पूछ लो प्रश्न बहुत अच्छा बता देंगे। तो कोई एक विधि नहीं होनी चाहिए आकलन की, कई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अलग अलग छात्र जिस विधि में खुद को ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं उसमें अपना प्रदर्शन बेस्ट दे सके। यानी कि बेस्ट प्रयास वहाँ पर बेस्ट खुद को प्रस्तुत कर सके। और अगली इसमें क्या सुझाव दिया, प्रत्येक विषय में प्रत्येक विद्यार्थी से सब कुछ अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जब आकलन करते समय जो परीक्षक होगा, मूल्यांकन करने वाला होगा, उसे ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हर विषय में हर विद्यार्थी को बेहतर हो, यानी कि एक विद्यार्थी को सभी विषय आना चाहिए, ये उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई एक विद्यार्थी मैथ में अच्छा हो, इंग्लिश में अच्छा हो, हिंदी में अच्छा ना हो। कोई एक विद्यार्थी हिंदी में अच्छा है, संस्कृत में अच्छा है, जीएस में अच्छा है, मैथ और इंग्लिश में अच्छा ना हो। तो ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि सबका रुचि जो होती है, सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो अध्यापक को मूल्यांकन करते समय, आकलन करते समय ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि कोई विद्यार्थी एक में बहुत अच्छा हो सकता है किसी एक विषय में, और वही विद्यार्थी दूसरे विषय में उतना बेहतर प्रदर्शन ना कर पाए। तो ये नॉर्मल बात है। उसे ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह सभी विषयों में बेहतर करे। यानी कि कोई विषय अध्यापक है, वो अपनी क्लास उम्मीद कर रहा है कि मेरे विषय में सभी विद्यार्थी अच्छे नंबर लाएं, कोई फेल ना हो। जरूरी थोड़ी है, हो सकता है उसमें कई विद्यार्थी हैं जिसको उसके विषय में रुचि ना हो, लेकिन क्योंकि उनके सिलेबस में है तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और क्या इसमें सुझाव दिए, और इसमें एक सुझाव दिया कि परीक्षा के समय में लचीलापन होना चाहिए। ये बहुत आसान है, मतलब उदाहरण से समझ जाता हूँ, बहुत आसान उदाहरण से। सेमेस्टर जो प्रणाली होती है, और कुछ विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा जो प्रणाली होती है उसमें एक व्यवस्था होती है। जैसे किसी कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल हो गया, तो उसे
पूरी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, यानी कि पूरा ऐसे नहीं किया जाएगा कि उसका पूरा सेमेस्टर ही फेल हो गया, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर फर्स्ट ईयर में फेल हो गया तो फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। उसको जिस विषय में फेल होता है, नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर से वो परीक्षा देने की उसे सुविधा दी जाती है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर में वो किसी एक विषय में फेल होगा, जब सेकेंड ईयर में जाएगा तो सेकेंड ईयर के सभी एग्जाम देने पड़ेंगे। इसके अलावा बैक पेपर का नाम आपने सभी लोगों ने सुना होगा। तो जो फर्स्ट ईयर में जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, उसमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ में वो बैक पेपर देगा अपने उस विषय, केवल एक विषय के जिसमें फेल हुआ है। तो ये क्या हुआ, परीक्षा के समय लचीलापन, यानी कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा के दौरान कोई एक पेपर छूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फाइनल एग्जाम था, अगर उसमें फेल है तो फिर से दोबारा पढ़ेगा, नहीं। उसमें सुविधा प्रदान करना चाहिए लचीलेपन की, कि अगर कोई एक पेपर छूट जाता है या फिर फेल हो जाता है या फिर मान लो छूट गया तो दोबारा देने का अवसर मिलना चाहिए, ना कि उसका पूरा साल बर्बाद हो जाए। तो परीक्षा के समय लचीलापन होना चाहिए, यही। और इसी का परिणाम है कि नई शिक्षा नीति में इन अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा जो अलग अलग कार्यबल गठित किए गए और अलग अलग जो समितियां गठित की गई, इनमें विशेषज्ञों को जो सुझाव सुझाव दिए गए, इन सभी सुझावों को तो है नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसे बोलते हैं एनईपी 2020 है। एनईपी 2020 है, उसमें शामिल करके सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की बात की गई। एनईपी 2020 में क्या कहा गया है, किसकी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि विश्वविद्यालय के सभी कोर्सों में सेमेस्टर प्रणाली होनी चाहिए, यानी ईयरली प्लान, वार्षिक जो व्यवस्था रहती है, वार्षिक सिस्टम वाला कि साल में एक बार परीक्षाएं होंगी, उसको समाप्त करने की बात की गई है। और इसमें एनईपी 2020 में कहा गया कि सेमेस्टर प्रणाली लागू हो सभी कोर्सों में। तो इसी वजह से, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में ये सुविधा रहती है कि कोई एक विषय फेल हो जाता है किसी एक सेमेस्टर में, तो उसे पूरे सेमेस्टर में फेल नहीं माना जाता। अगले सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ वह बैक पेपर देकर जिसमें फेल हुआ उसमें भी वो पास हो सकता है। ये हो गया। और इसमें क्या सुझाव दिया, इसमें सुझाव दिया कि निष्पादन का उन्नत प्रतिवेदन करना। इसका मतलब क्या है, निष्पादन का उन्नत प्रतिवेदन करना, इसका मतलब है निष्पादन जैसे कि परफॉर्मेंस, ऊपर हमने पढ़ा निष्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस। तो जो उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसको जो अध्यापक रहेंगे या फिर कोई विषय अध्यापक या फिर स्कूल का जो मैनेजमेंट रहेगा उस पर ध्यान देना है, उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, और उसमें देखना क्या कमियां हैं, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है, और किस चीज़ में विद्यार्थी बेहतर है, किस क्षेत्र में विद्यार्थी बेहतर है, और जिसमें बेहतर है उस पर और ध्यान दिया जाए, ताकि उसके जो जिसमें बेहतर है वो लगातार बेहतर बना रहे, न उसका प्रदर्शन उस क्षेत्र में कम ना हो। और इसमें कमियां, उन कमी को दूर किया जाए, यानी कि जो एक्सेसमेंट किया जाएगा उसके प्रदर्शन को देखा जाएगा, उसके प्रदर्शन को देखते हुए निर्णय लेना है यहाँ पर विषय अध्यापक या इसको स्कूल मैनेजमेंट को। अगर यहाँ पर उदाहरण के लिए देखें कि कोई एक विषय है और अध्यापक ने, उस विषय के अध्यापक ने टेस्ट लिया तो उसका परफॉर्मेंस कैसा पता चल गया उस विषय अध्यापक तो उसको परफॉर्मेंस जब देखा उसने, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी मेरे विषय में कमजोर है, कितना कमजोर है, कौन सा टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलता हूँ पूछने के लिए। तो यही तो है, या फिर मैं कोई टेस्ट लूँ आपका, उसमें मुझे पता चलेगा कि आपकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर निष्पादन का उन्नत प्रतिवेदन का कि मतलब जो रिजल्ट आएगा निष्पादन के परफॉर्मेंस का स्टूडेंट के, उसको उस पर गहराई से ध्यान देना है, और ध्यान देते हुए उस पर काम करना है, और उन समस्याओं, उसमें अगर कोई समस्या है तो उनको दूर करना है, और जो जिसमें छात्र बढ़िया तो वो उसमें उसका प्रदर्शन खराब ना हो, ये प्रयास करना है। तो ये इसका मतलब, तो ये कुछ सुझाव हो गए निष्पादन आधारित आकलन के अंतर्गत। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सुझाव कौन कौन से, लेकिन जब मूल्यांकन से संबंधित कोई अलग क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ विकल्प में ये जानकारी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा मूल्यांकन के अतिरिक्त कोई और चैप्टर है पूरा जो पेपर वन है, पेपर वन में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन अलग टॉपिक्स में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अगर उसमें निष्पादन आधारित आकलन संबंधित तो अगर कोई जानकारी वहाँ पर दे रहा है, कोई सेंटेंस दे रहा है, तो वहाँ पर भी जो हमने सुझाव पढ़ा ये वहाँ पर काम आ सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये दिया गया है। और आगे दिया हुआ है कि संस्थान आधारित आकलन, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ फायदे बताए गए कि संस्थान आधारित आकलन के क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि संस्थान आधारित आकलन क्या लाभ होते हैं, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन बनेंगे आकलन के
या फिर आकलन के अलावा और शिक्षण और अधिगम और अन्य चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वहाँ पर जो हम इस संस्थान आधारित आकलन के जो लाभ होंगे, अवसर होंगे, तो इनसे संबंधित जो हमें यहाँ पर डाटा या जानकारी पढ़ेंगे, फायदा पढ़ेंगे, तो ये फायदे वहाँ पर सेंटेंस के रूप में आपको मिल सकते हैं। या फिर वहाँ पर जो विकल्प रहेंगे उसमें इससे संबंधित कोई मिश्रित जानकारी मिल सकती है। तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगी ये सही लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। इस प्रकार आप विकल्पों को वहाँ पर छांट सकते हैं आसानी से। इस वजह से ये सब बताया जा रहा है। तो हाँ, ध्यान से देखिए, संस्थान आधारित आकलन से शिक्षार्थियों को उपलब्ध होने वाले अवसर, यानी कि संस्थान आधारित आकलन जो होता है उससे शिक्षार्थियों को कि कौन से अवसर उपलब्ध होते हैं जो संस्थान के बाहर वाले विद्यार्थियों को वो अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। और संस्थान आधारित आकलन आपको सबको पता होगा, यानी कि जो रेगुलर मोड में जो डेली क्लास जाके पढ़ते हैं और फिर उनका आकलन किया जाए, या फिर जो डिस्टेंस मोड में ना होकर जब क्लासरूम में ही आकलन किया जाता है किसी भी प्रकार की परीक्षा के माध्यम से, वो हो जाए संस्थान आधारित आकलन। यहाँ पर फोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आकलन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फेस टू फेस आकलन किया जा रहा है। ये संस्थान आधारित आकलन। इसमें कौन कौन से अवसर है? इसमें एक अवसर तो ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। यानी कि मैं बहुत ही आसान शब्दों में सरल भाषा में लेकर आऊँ, मैं समझा रहा हूँ, नहीं भी समझाऊंगा तो भी आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। जो संस्थान आधारित आकलन होता है, इसमें जो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया होगी, इसमें सक्रिय रूप से विद्यार्थी भाग लेगा। सक्रिय रूप से क्यों भाग लेगा? क्योंकि सामने अध्यापक है, कक्षा में छात्र बैठे हैं, जो सामने रहेगा, फेस टू फेस पढ़ाई होगी, सक्रिय रूप से भाग लेगा। ये सामान्य बात है, पहले भी मैं बता चुका हूँ अलग अलग टॉपिक्स में जब ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। और क्या इसमें अवसर होता है? इसमें अवसर होता है रचनात्मकता का, यानी कि क्रिएटिविटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। छात्रों के अंदर रचनात्मकता का गुण विकसित होता है। संस्थान आधारित जो आकलन होता है या फिर संस्थान आधारित शिक्षा व्यवस्था में जो छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर उनकी रचनात्मकता, क्योंकि यहाँ पर सामने अध्यापक होता है, वो कोई विषय पढ़ाते समय डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है। क्वेश्चन करेगा तो उनको सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच के कोई नया आइडिया बनाना पड़ेगा। तो वह इससे क्या होता है, रचनात्मकता विकसित होती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा उनको, तत्काल सोचना है। तो इससे दिमाग जो है वैसा ही काम करेगा और दिमाग के अंदर रचनात्मकता का गुण का और विकास होगा। और क्या अवसर होता है? यहाँ पर समस्या समाधान का अवसर, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार प्रैक्टिस कराई जाती हैं, समस्याएं दी जाती हैं, तो समस्या समाधान का अवसर, इस प्रकार के कौशलों का भी विकास होगा संस्थान आधारित व्यवस्था के अंतर्गत। और भी फायदे हैं, देखते हैं, यानी फायदे के या फिर कह सकते हैं या फिर अवसर। इसमें एक अवसर ये मिलता है, संस्थान आधारित विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये किस प्रकार? क्योंकि जब वहाँ पर अध्यापक प्रश्न पूछेगा, रुचिकर रूप से पढ़ाएगा, उनका टेस्ट करवाएगा, उनकी एक्सरसाइज करवाएगा, मतलब जो पढ़ा रहा है उससे संबंधित एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ें कराएगा। और उनको बोला जाएगा कि कल आपका टेस्ट होना है, तो टेस्ट होंगे जब यानी मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, मूल्यांकन से क्या होता है? मूल्यांकन से प्रोत्साहन मिलता है मेहनत करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कोई जो होंगी, इन सब का कुल मिलाकर परिणाम क्या होगा? इस सब का परिणाम होगा जो विद्यार्थी वहाँ पर संस्थान आधारित व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ रहा है, तो इससे उसके अंतर्गत सीखने के लिए प्रोत्साहन होगा। यानी कि जो इंटरनल मोटिवेशन है, हमने पढ़ चुके ना, आंतरिक जो मूल्यांकन मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन, वो इसके अंतर्गत होता है संस्थान आधारित व्यवस्था के अंतर्गत, यानी इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो एक्सपेरिमेंटल सिस्टम होता है इसके अंतर्गत। वह लिखा है कि सीखने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित होना आदि, ये भी एक अवसर है संस्थान आधारित व्यवस्था के अंतर्गत। ये तो क्या हो गया, ये हमने पढ़ लिया कि संस्थान आधारित जो आकलन होता है उसमें विद्यार्थियों को क्या अवसर प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। सीखने के लिए प्रोत्साहन, रचनात्मकता, समस्या समाधान का अवसर, ये सब चीज़ें। और अब आगे क्या देखेंगे? अगला हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। क्योंकि जो मूल्यांकन होता है वो आवश्यकताओं के आधार पर, जैसी आवश्यकता होगी उसी प्रकार मूल्यांकन की विधियां बनाएंगे। यानी कि मूल्यांकन कोई एक प्रकार का नहीं है। हमने शुरुआत में जैसे कि हमने पढ़ा मूल्यांकन की तकनीकी, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों, यानी कि जिस प्रकार के मूल्यांकन की जिस स्थान पर, जिस जगह, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते जरूरत होगी, उस प्रकार की मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
इसी प्रकार मूल्यांकन के प्रकार है यानी टाइप्स है। यहाँ पर कोई कोई एक प्रकार का अगर मूल्यांकन बना दिया जाएगा उससे, तो उससे क्या होगा, उससे सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। उसके लिए मूल्यांकन के कई 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 प्रकार बनाए गए हैं विशेषज्ञों के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जिस प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी किसी स्थान पर, तो आवश्यकता के अनुसार उसी प्रकार का मूल्यांकन का जो तरीका अपनाया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर मूल्यांकन के कई प्रकार हैं, और इन मूल्यांकन प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इसे मूल्यांकन के जो प्रकार है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसमें पहला तरीका क्या है मूल्यांकन का, या फिर क्या कि मूल्यांकन का प्रकार, पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है स्थानांतरण मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। स्थानांतरण मूल्यांकन क्या है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, और मैं अपने शब्दों में समझा दूंगा, जो लिखा है आपको सब वो भी पढ़ के आराम से समझ में आ जाएगा। नोट भी कर लेना आपको, फिर नोट तो करना ही है, सामने लिखा हो उसमें क्या, तो सामने लिखा था तो पक्का नोट करना है। जो प्लेसमेंट मूल्यांकन होता है ये कब होता है, ये जो स्टार्टिंग में, यानी कि जब छात्र किसी विद्यालय में एडमिशन लेने जाता है, वहाँ पर चेक करने के लिए कि जिस विषय में या फिर जिस कोर्स में जिस कक्षा में एडमिशन ले रहा है उसके योग्य है कि उस कक्षा में पढ़ने के लिए योग्य है या विद्यार्थी की नहीं, ये चेक करने के लिए जो प्लेसमेंट इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, उदाहरण के लिए प्रवेश परीक्षाएं जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एडमिशन के लिए, वही वही जो है प्लेसमेंट मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अगला मूल्यांकन का प्रकार है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। रचनात्मक, या फिर इसको हिंदी में और बोलते हैं, दूसरा शब्द है निर्माणात्मक। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि हिंदी में जो प्रश्न आते हैं वो आपने खुद पढ़ के देखा होगा, बहुत ही कठिन की भाषा रहती है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में अगर एक से ज़्यादा शब्द भी हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी कि प्रश्न में रचनात्मक ही दिया हो, उसमें रचनात्मक को निर्माणात्मक भी लिखा हो सकता है, तो इस वजह से आपको पता हो जाना चाहिए कि रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन एक ही चीज़ होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। वैसे भी जो कोई पेपर आता है तो हिंदी इंग्लिश में दोनों रहता है, जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है पेपर वन, तो आपको जो इंग्लिश में समझना, हिंदी में समझना है तो इंग्लिश का जो इंग्लिश का वर्जन रहता है वो पढ़ लेना है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, ये जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है समझ लेना पहले, ये इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में कई पहलू शामिल होते हैं। इसमें अध्यापक को भी ध्यान में रखा जाता है, छात्रों को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसमें छात्रों की समस्याएं देखी जाती हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है कि छात्रों को पढ़ने में कौन समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, यानी कि उनकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो उसमें कौन कौन समस्याएं आ रही हैं, और उनको समस्याओं को दूर किया जाता है। तो दूर इस प्रकार किया जाता है कि छात्रों का जो दिमाग है उसका विकास हो, और कौन कौन सा विकास हो, मैंने शुरुआत में मतलब पहले पिछली कक्षा में बहुत सारी चीज़ें इस संबंध में पढ़ाएं, जैसे कि रचनात्मकता हो गई, समस्या समाधान का जो कौशल हो गया, इस प्रकार की एनालिसिस करने की क्षमता, संक्षेप यानी कि सिंथेसिस बोलते हैं, संक्षेपण हिंदी में, संक्षेपण करने की क्षमता, इस प्रकार की अलग अलग जो क्षमताएं हैं उनके जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क से इस प्रकार की क्षमताएं विकसित हों। तो रचनात्मक मूल्यांकन में सब शामिल होता है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि पढ़ाई में उनके अध्ययन में कौन कौन समस्याएं आ रही है ये देखा जाता है, और ये जब अध्यापक को पता लगती हैं कि ये समस्याएं हैं, वह उनको दूर करने के लिए नए नए तरीके खोजता है। वो जो पुराने तरीके हैं उनसे अगर समस्याएं दूर नहीं हो तो नए नए तरीके खुद ईजाद करेगा, और उन तरीकों के द्वारा उन्हें छात्रों की समस्या दूर करेगा। इसके अलावा ये तो हो गया अध्यापक की ओर से पहलू, छात्रों की ओर से क्या हुआ, छात्रों को भी तो पता होना चाहिए उसकी समस्या क्या, तभी तो दूर होंगे, क्योंकि केवल अध्यापक के प्रयास करने से तो कोई छात्र पढ़ लेगा नहीं। अध्यापक भी प्रयास करेगा, छात्र भी प्रयास करेगा, छात्र भी प्रयास करेगा, तभी तो उसकी शिक्षा जो आगे बढ़ेगी, जो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तभी तो वो आगे बढ़ेगी। तो वही इसमें यहाँ पर छात्रों को पता चलेगा कि मेरा कौन सा विषय मजबूत है, कौन सा विषय कमजोर है, कहाँ पर कमी है, उसमें सुधार कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें छात्रों को पता होगी, यहाँ पर छात्रों को भी फीडबैक मिलता है, अध्यापक को भी छात्र की समस्याओं के बारे में पता चलता है, और फिर अध्यापक अलग अलग जो विधियाँ वहाँ पर उपयोग करने लायक होंगी, जिन भी तरीकों का उपयोग करके चाहे वह उन्हें समस्याओं को छात्रों की दूर कर सकता है, उन तरीकों का, उन विधियों को वहाँ पर लागू करेगा।
यहाँ पर छात्र की भी सक्रिय भागीदारी होगी, छात्र भी प्रयास करेगा। तो इस प्रकार जो है रचनात्मक मूल्यांकन में पूरी प्रक्रिया होती है। और वही वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यह होता है, यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये जैसे कि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो पहला मूल्यांकन है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, जो प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है, स्थानांतरण मूल्यांकन, इसमें जो है शुरुआत यानी कि एडमिशन लेने के पहले जो होता है मूल्यांकन, और जो रचनात्मक मूल्यांकन है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये जो होता है प्रवेश लेने के बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है उसके बीच में, यानी उसके दौरान होता है। ये लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये होता है, क्योंकि विकल्प के रूप में पूछ सकता है ना कि रचनात्मक मूल्यांकन दे दिया, उसमें एक विकल्प दे दिया कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले होता है, शुरुआत में होता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, छात्रों की शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं को जानने और सुधार करने में शिक्षक की सहायता करता है, यानी कि इस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा की सहायता करता है इन सब पहलुओं से संबंधित। साथ ही छात्रों को भी प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त होता है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन से छात्रों को भी फीडबैक प्राप्त होता है। अध्यापक को भी छात्र के समस्याओं और उसके जो मजबूतियाँ और उसकी जो कमजोरियाँ हैं उनके बारे में जानकारी होती है। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं रचनात्मक मूल्यांकन के, जैसे कि यूनिट टेस्ट, इकाई जो परीक्षा होती है, जैसे मैंने आपको इकाई पहली शिक्षण आवृत्ति करा दी, इसके बाद एक टेस्ट ले लिया, ये क्या होगा यूनिट टेस्ट। चैप्टर टेस्ट यानी कि मूल्यांकन वाला चैप्टर मैंने करा लिया, इसका टेस्ट ले लिया, ये क्या होगा चैप्टर टेस्ट होगा, यानी कि अध्याय का अध्याय परीक्षा हो गया, अध्यायवार परीक्षा। क्विज, क्विज का मतलब आपको लगातार क्वेश्चन दिए जा रहा है और उसका आपको आंसर बताना है। फिर यानी इस क्विज में क्या होता है समझाना, जैसे मैं आपको अभी जो क्वेश्चन कराता हूँ समझाता हूँ, कुछ में समझाया नहीं जाता, कुछ में क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर, फिर अगला क्वेश्चन फिर आंसर, यानी कुछ में क्वेश्चन आंसर केवल इतना होता रहता है, यहाँ पर समझाया नहीं जाता। तो ये जो है इसमें का उदाहरण हो गया इसका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन की तीन। और भी यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में दिया हुआ है, ये छात्रों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है, यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये छात्रों के सीखने के लक्ष्य, यानी कि छात्र जो सीख रहे हैं उस सीखने का लक्ष्य क्या है उसकी सीमा बताएगा। क्योंकि इसमें मूल्यांकन के दौरान, रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान देखा जाता है कि जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य रखा गया है छात्रों को सीखने का, छात्रों के लिए सीखने का जो लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य के अनुरूप छात्र सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और नहीं सीख रहे हैं तो उन समस्याएं क्या है, और फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन से रचनात्मक तरीके अपनाया जा रहा है, ये सब इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में देखा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जो है यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। और अगला मूल्यांकन तरीका क्या है देखते हैं। दो मूल्यांकन तरीके हो गए, यानी कि मूल्यांकन के प्रकार। अगला है नैदानिक परीक्षण, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नैदानिक परीक्षण के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली के, यानी कि चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 में सब पढ़ाया था। जिसने पढ़ा होगा पहली क्लास से उसको पता होगा कि ये नैदानिक परीक्षण के अंदर का होता क्या। बहुत आसान है नैदानिक परीक्षण, यानी कि नैदानिक परीक्षण आसान नहीं, नैदानिक परीक्षण क्या है इसकी परिभाषा बहुत आसान है। ये तो बहुत एक व्यापक प्रक्रिया होती है और जटिल प्रक्रिया भी है नैदानिक परीक्षण। इसमें ये देखा जाता है कि छात्रों को समस्याएं क्या, यानी कि नैदानिक परीक्षण में केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित छात्रों को समस्याएं कौन सी आती हैं, केवल उन समस्याओं को पता लगाया जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ। और अगला कौन सा अगला तरीका क्या है, यानी अगला प्रकार क्या है मूल्यांकन का। अगला प्रकार है मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। हम्म समेटिव इवेल्युएशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन ये क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में बता दूंगा, बाकी लिखा भी आसान शब्दों में है। जैसे कि आपने बीए में एडमिशन लिया, ठीक है, बीए कितने साल का कोर्स है, 3 साल का, मान लीजिए आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में 3 साल का कोर्स है।
3 साल का कोर्स है आपका BA कोर्स, ठीक है। और इसमें सेमेस्टर प्रणाली चल रही है अभी वर्तमान में, क्योंकि ज़्यादातर विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर चुके हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, तो सेमेस्टर प्रणाली में 6 महीने में एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल भी 6 महीने में हो गए। ये ऐसी प्रक्रिया चलती रही, यानी 6 महीने में एग्जाम, प्रैक्टिकल जो है, ऐसे करते करते आपका फाइनल सेमेस्टर आ गया। फाइनल सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। इसके अलावा आपका इंटरनल इवेलुएशन, यानी कि जो इंटरनल के नंबर मिलते हैं, पता होगा इंटरनल के नंबर क्या होते हैं। यहाँ पर जो विषय अध्यापक होता है वही छात्रों का अपने हिसाब से आकलन करके, मूल्यांकन करके, जो विधि उसे अपनानी होगी वो खुद तय करे कौन सी विधि अपनानी है, और इस प्रकार उनका आकलन करके इंटरनल के नंबर देता है। और जो रिटन एग्जाम होता है उसके नंबर हो गए, वो तो रिटन एग्जाम तो सबके लिए होता है, बराबर एक साथ होता है। इंटरनल तो सब्जेक्ट वाइज होता है। तो और इसके अलावा प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इन सब का नंबर मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट बना, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में आपका फाइनल रिजल्ट बना। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा, यानी कि समेटिव। इसमें सब कुछ रहता है समेटिव में, यानी पूरे कोर्स के दौरान जितने भी आपका टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट का मतलब फाइनल टेस्ट से संबंधित है, फाइनल एग्जाम, जितने फाइनल एग्जाम, प्रैक्टिकल, इंटरनल के नंबर और प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य जो दिया गया, इन सब के नंबर मिलाकर जो आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार होती है वो होती है योगात्मक मूल्यांकन। यानी कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। और यही यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं, आपको याद रखना है एक फैक्ट के रूप में, यानी कि इससे संबंधित अगर विकल्प आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि योगात्मक मूल्यांकन एक बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं। यह कार्यक्रम के अंत में, यानी कोर्स जब आपको खत्म हो जाता है उसके अंत में तैयार किया जाता है, यानी कि उसके अंत में तय होता है ये योगात्मक मूल्यांकन। वह परिणामों पर केंद्रित होता है, यानी कि ये जो रिजल्ट क्या रहा है, आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, यहाँ पर गुण नहीं देखा, यहाँ पर परिणाम देखेगा। जो आपका आखिरी रिजल्ट रहेगा आपके नंबरों पर, यानी कि अंकों पर आधारित, उस पर यह केंद्रित होता है योगात्मक मूल्यांकन। इसमें लिखित व मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, जिसको मैंने बोला था इंटरनल के नंबर है, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक मूल्यांकन। ये सब इन सब चीज़ें सब इसमें जो है शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया मूल्यांकन से संबंधित आज की क्लास में जो हमें पढ़ना था। मूल्यांकन में यानी कि हमने क्या पढ़ा, ये सब मूल्यांकन के कुछ प्रकार पढ़े। मूल्यांकन के प्रकार खत्म नहीं हो गए, मूल्यांकन के और भी प्रकार हैं, तो वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी प्रकार बच गए मूल्यांकन के, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपको करना क्या है, हाँ क्वेश्चन भी तो है, मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में आपको जानकारी दी थी कि अगली क्लास में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करेंगे। इसमें मैंने एक क्वेश्चन रखा है मूल्यांकन संबंधित, तो अभी हम देखेंगे। और आपको जो जानकारी देनी थी शुरुआत में भी दे दिया था, लेकिन आप फिर से सुन लीजिए। क्लास के बारे में अपना अनुभव जरूर शेयर करना है कमेंट में, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब तो दिख रहा होगा, हाँ चलिए पढ़िए, हिंदी से पढ़िए, इंग्लिश वाला छिपा होगा, हिंदी वाला दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन ए और दूसरा कथन आर। कथन पढ़ना है, उसके बाद विकल्प जो दिया वो पढ़ना है। कथन ए पढ़िए, क्या लिखा हुआ, निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। यहाँ पर जबकि नहीं होगा, यहाँ पर जो कि होगा। जो भी ये मतलब जिस बुक में से क्वेश्चन लिया गया है वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर जो कि लिखना है, यानी आपको यहाँ पर जो कि करना, बाकी सब सही है। निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जो कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करता है।
ये विकल्प ए हो गया, यानी कि कथन ए हो गया। अब इसका कारण में क्या दिया हुआ है? कारण में दिया हुआ है, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। अनुदेशन शिक्षण के क्या होता है, यानी इंस्ट्रक्शन टीचिंग इंग्लिश में दिया हुआ है। जैसे कि आपको हिंदी में कोई शब्द समझ नहीं आता तो आपको इंग्लिश में देख लेना, यानी कि टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टीचिंग, यानी कि अनुदेशन के दौरान, यहाँ पर अनुदेशन अथवा शिक्षण करके लिखा हुआ है, यानी इंस्ट्रक्शन या शिक्षण के दौरान जो है घटित होता है। कौन? निर्माणात्मक मूल्यांकन, और ये अनौपचारिक होता है। अब यहाँ विकल्प देखना है, विकल्प क्या दिया हुआ है? विकल्प दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। छोटा कर लेता हूँ थोड़ा ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही व्याख्या करता है, पहला विकल्प। दूसरा है कि दोनों सही तो हैं लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता। तो आपको बताना है, आपको इन दोनों में से बताना है, नहीं तो आंसर दिख जाएगा। अगली बार से आंसर को हटा रखूंगा नहीं, क्योंकि नीचे करता हूँ तो आंसर दिख जाता है। ठीक है, इसी में देखिए विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कि ए गलत है, आर सही है। और जो डी विकल्प होगा, डी विकल्प होगा कि ए गलत है और आर सही है। और यहाँ पर सी विकल्प है कि ए सही है आर गलत। अब बताइए कौन सही है इसमें? आप वीडियो रोक कर यानी पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ सर, यहाँ पर पहले जिससे कथन दिया हुआ कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में दिया हुआ, ये शिक्षा अधिगम व्यवस्था सुधार की गुंजाइश और संभावना तलाशने का प्रयास होता है। बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी बताया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन है जिसे हम बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। उसमें क्या होता है? इसमें जो समस्या होती है वो पता लगाई जाती है, उसके बाद उसका समाधान किया जाता है। और सब समाधान जो है इस प्रकार किया जाता है कि रचनात्मक तरीके से किया जाता है, निर्माणात्मक तरीके से किया जाता है। तो वह ये है कि इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, यानी कि जो समस्या जो है उसका समाधान किया जाता है, यानी जो समस्या जो कमियां रहती हैं उनको सुधारा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि सुधार की गुंजाइश संभावना तलाशने का प्रयास होता है। बिल्कुल होगा। अगर से इसकी संभावना तलाशने का प्रयास या सुधार की गुंजाइश नहीं होगी तो फिर वो निर्माणात्मक मूल्यांकन हुआ ही कैसे? फिर तब तो इसमें क्या कहते हैं, समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। अगर ये गुंजाइश नहीं है तो ये पहला वाला सही होगा। इसका कारण देखते हैं, ये तो कथन होगा। इसका कारण क्या है? इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है और अनुदेशन या प्रकार के शिक्षण की अवधि में। हाँ ठीक है, मैंने क्या बताया इसमें कि रचनात्मक मूल्यांकन का जो पहला कथन था साफ साफ लिखा हुआ था कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान घटित होता है, यानी कि उसके बीच में घटित होता है, उसके दौरान। तो ये लिखा हुआ, तो दूसरा भी सही होता, सही है। और ये अनौपचारिक है। हाँ अनौपचारिक, अनौपचारिक इस वजह से क्योंकि अब मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होती कि अध्यापक कौन सी विधि का उपयोग करेगा छात्रों की समस्याओं को पता लगाने का और उनको दूर करने का। अध्यापक जो मौजूदा शिक्षण विधियां हैं या फिर मौजूदा मूल्यांकन विधियां हैं, क्योंकि हम मूल्यांकन पढ़ रहे हैं ना, जो मौजूदा मूल्यांकन विधियां हैं उनको लागू कर सकता है, या फिर कोई नई विधि, नया तरीका, परिस्थिति के अनुसार नया तरीका भी अध्यापक इजाद कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या होगा? जबकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, तो ये अनौपचारिक हो गया। क्योंकि औपचारिक में निश्चित होती है, पॉलिसी पता होती है, तो ठीक है अनौपचारिक होगा। और ये जो पहला है इसकी व्याख्या करता है कि नहीं, ये कैसे देखते हैं? जब इस प्रकार के यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आंसर तो बता ही दूंगा, आंसर ज़्यादा आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है हल करते समय, और उसका आंसर पता कैसे किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बात है, तरीका। कौन सा तरीका? प्रश्न पढ़ने का तरीका, उसको समझने का तरीका, और उसका आंसर ढूंढने का, यानी सही विकल्प है, सही आंसर ढूंढने का तरीका, ये आपको दिखना है। तो जब कथन और कारण, ये पहला क्या लिखा? कथन, अभिकथन ए और कारण आर संकेत के रूप में, असर्शन के लिए ए और यहाँ पर रीजन के लिए आर लिखा हुआ। जब अभिकथन या फिर कहें कथन, उसको ये अभिकथन बहुत शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, शॉर्ट में हम कथन बोलते हैं। जब कथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं तो यहाँ पर जो पहले कथन में जो दिया हुआ है, पहले कथन में क्या दिया हुआ? निर्माणात्मक मूल्यांकन।
अगर कारण में उसी के बारे में आगे चीज दी हुई है तो क्या हो जाएगा? अगर अभी कथन में जो जिस चीज के बारे में या फिर जिस विषय के बारे में बताया गया है और कारण में भी उसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो कारण है यहाँ पर कथन की व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आर, यानी कि आर जो कारण है कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ये हो जाएगा। इसी वजह से इसका जो विकल्प है ये सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कथन में दिया हुआ है निर्माणात्मक मूल्यांकन, और आर में क्या दिया हुआ? निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी कि उसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई कि जो इस प्रकार का मूल्यांकन, यानी कि इस प्रकार का मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक होता है और अनुदेशन यानी या प्रशिक्षण की अवधि में गठित होता है। तो कथन में दिया हुआ निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया, और निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में ही कारण में अगला वाक्य दे दिया गया, यानी कि एक ही विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में कथन में बताया गया उसी विषय के बारे में आगे जानकारी देते हुए कारण बताया जाए। जब इस प्रकार की प्रश्न दिए हों तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो कारण आर है कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ये होता है। तो ये मैंने बताया कि किस में व्याख्या करता है, क्योंकि बी में लिखा व्याख्या नहीं करता, तो किस में व्याख्या करता है और किस में व्याख्या नहीं करता, ये पता करने के लिए किस प्रकार हम सोचते हैं ये मैंने बता दिया। और सही है गलत ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप पढ़े रहेंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाओगे, जैसे मैंने बताया वो समझाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो विकल्प है यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगर कोई एक गलत हो जाता, मान लो आर गलत होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये वाला सी वाला सही हो जाता कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर अगर एक सही है एक गलत है तब तो प्रश्न और आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरा पहलू नहीं देखना पड़ा। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू कारण आर कथन एक ही व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये दूसरा पहलू है। तो ये अगर एक गलत हो गया तो व्याख्या का सवाल ही नहीं है। तो व्याख्या का सवाल तब आता है जब दोनों सही हो, जब कथन और कारण दोनों सही होते तब दूसरा पहलू आता है कि व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये देखा जाता है। लेकिन अगर एक सही है एक गलत है तो आपको ये देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है, और सी डी में से कोई विकल्प लगा देना, क्योंकि सी डी में ही दो विकल्प दिए होते हैं कि ए सही है आर गलत है, या फिर आर सही है ए गलत है। तो अगर एक सही है एक गलत है तो सी डी में से एक कोई एक विकल्प जो मिले मैच कर लगा देना है, और व्याख्या करता है कि नहीं करता, इस दूसरे पहलू में समय बर्बाद करने या सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो ये हमारी क्लास आज वाली यहीं तक रहेगी। बाकी हमें मूल्यांकन के जो और प्रकार रह गए हैं, मूल्यांकन के जो अन्य प्रकार है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में साथ मूल्यांकन समाप्त भी हो जाए। तो चलिए धन्यवाद क्लास देखने के लिए।